हेलो दोस्तों, स्वागत है सेलेक्टर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के बारे में। ठीक है, 2022 ये बिल लोकसभा में 28 मार्च कब 28 मार्च 2022 को लाया गया है। किनके द्वारा लाया गया है? अमित शाह। ठीक है, अमित शाह के द्वारा लाया गया। इस बिल में है क्या, इसको अच्छे तरह से डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इससे पहले कोई ऐसा बिल था क्या इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर को करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल में एक्स्ट्रा कौन कौन सी बातें ऐड की गई है। ये जो बिल है ये बीजेपी के द्वारा, और ये मोटा भाई को जानते ही हैं, मोटा भाई अमित शाह के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया? 28 मार्च। ठीक है, 28 मार्च 2022 को लोकसभा स्पीकर के सामने ये बिल को लाया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि लोकसभा का स्पीकर कौन है, लोकसभा का स्पीकर कौन है। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर कौन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। ठीक है, तो ये बिल लाया गया था अमित शाह बीजेपी के द्वारा। चलते बात करते हैं कि इस बिल में है क्या। लोकसभा पासेस द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल एज द नेम सजेस्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल यानी कि ये बिल जो है वो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने का बिल है। क्या करने का बिल है? आइडेंटिफाई करने का बिल है। किस किस तरह से, ठीक है, कौन कौन सा स्टेप है जिसको फॉलो करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रिमिनल क्या है, कब से है, क्यों है। ठीक है ना। अब इस बिल में क्या क्या है, कौन कौन से डेटा कलेक्ट किए जाएंगे क्रिमिनल के, क्या क्या प्रोसीजर है, सारे चीज़ हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट इस बिल का है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू कलेक्ट बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑफ प्रिजनर। यहाँ पे बायोमेट्रिक डिटेल्स का मतलब क्या क्या है? बायोमेट्रिक का मतलब है फिंगर इम्प्रेशन, पाम प्रिंट यानी कि पंजा का जो पूरा प्रिंट होता है वो सारा, इम्प्रेशन, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ्स, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल। बायोलॉजिकल सैंपल कहने का मतलब है बायोलॉजिकल सैंपल में आ जाता है ब्लड, ठीक है, डीएनए, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं बायोलॉजिकल सैंपल, सिग्नेचर्स, हैंड राइटिंग, ये सब बायोमेट्रिक में, ठीक है, ये सब बायोमेट्रिक में इंक्लूड है। ये सारा डिटेल्स कलेक्ट करेगी कौन? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपका ये सारा डिटेल कलेक्ट करेगा ना। अब ये सारा कलेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन स्टोर कहाँ पे होगा? मेन है, क्योंकि प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, तो ये सारा स्टोर कहाँ होगा? इसका एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा जो कि 1920 एक्ट एंड द 2022 बिल दोनों में है। अब यहाँ पे बात है 1920 एक्ट, ये क्या है तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Given the data will be considered an offense of obstructing people servant from the doing his duty। तो अब यहाँ पे बात आता है 1920 एक्ट क्या है? तो 1920 एक्ट है, ये जो बिल आया है क्रिमिनल प्रोसीजर, इससे पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है वो है 1920 एक्ट। ठीक है, किस तरह से मुजरिम को आइडेंटिफाई किया जाए, तो 1920 एक्ट के तहत हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते थे टिल 28 मार्च। ठीक है, टिल 28 मार्च। लेकिन अब क्या हो गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर बिल आ गया है तो उसको और मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है ना, पहले ये कुछ अमेरिकन जैसे लग रहे होंगे, अमेरिकन है ही है, ऐसे ही अब इंडिया में भी फॉलो होगा। ठीक है, ऐसे ही अब इंडिया में भी फॉलो होगा। प्रिजनर जो कल्प्रिट है उसका पूरा डेटा स्टोर करेगी एनसीआरबी। ठीक है, एनसीआरबी कौन कलेक्ट करेगा पूरा डेटा? एनसीआरबी कलेक्ट करेगा पूरा डेटा आपका। ठीक है ना, बात करते हैं 1920 एक्ट की। 1920 एक्ट में क्या क्या था? इस अगर 2022 बिल को समझना है तो 1920 एक्ट को समझना होगा, तभी जाके आप 2022 बिल को समझ पाइएगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। तो चलिए 1920 एक्ट को समझते हैं। पहले क्या था, डेटा कौन कौन सा कलेक्ट होता था? पहले 1920 एक्ट में डेटा कौन कौन सा कलेक्ट होता था? तो उसमें जो डेटा कलेक्ट होता था वो था फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट और फोटोग्राफ। बस ये 3 डेटा कलेक्ट होते थे। लेकिन अब अभी के जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है,
अभी का जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है, इसमें कौन कौन सा डेटा कलेक्ट होगा? इसमें जो डेटा कलेक्ट होगा वो होगा फिंगर इम्प्रेशन, पाम प्रिंट इम्प्रेशन, फुटप्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ, iris and retina scan, physical and biological samples, signatures, handwriting. Biological samples include blood, semen, hair samples, swabs and analysis such as DNA profiling. तो यहाँ देख सकते हैं 1920 एक्ट में बस 3 चीज़ होती थी, बट 1920 एक्ट के बाद जो अभी बिल आया उसमें इतना सारा डेटा कलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये मॉडिफाई हुआ। नाउ 1920 एक्ट में पहले पर्सन कौन से डेटा कलेक्ट कर सकते थे? पर्सन हुज डेटा में बी कलेक्टेड, किस किस पर्सन का डेटा कलेक्ट किया जाता था 1920 एक्ट में? तो वो पर्सन कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर ऑफेंस पनिशेबल विथ रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 और मोर ईयर। जो कल्प्रिट तो 1 साल या उससे ज़्यादा साल के लिए मुजरिम करार दिया जाता है, उसी मुजरिम का, उसी कल्प्रिट का डेटा कलेक्ट करने का अथॉरिटी था। लेकिन अब जो बिल है 2022 में जो बिल है उसमें क्या है? उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप दोषी करार दिया जाता है, अगर कोर्ट आपको कल्प्रिट डिक्लेयर कर देता है, अगर कोर्ट आपको कल्प्रिट डिक्लेयर कर देता है तो आपका डेटा कलेक्ट होगा। अब वो नहीं, 1 दिन के लिए भी अगर आप कल्प्रिट हो तो आपका इतना सारा डेटा कलेक्ट होगा, ये कंफर्म है, ये होगा ही होगा। अगर आप 1 दिन के लिए हो, चाहे 2 दिन के लिए हो, चाहे 2 साल के लिए हो, चाहे 5 साल के लिए, अगर कोर्ट आपको कल्प्रिट डिक्लेयर कर दिया तो इतना सारा डेटा आपका कलेक्ट होना ही है ना। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। 1920 एक्ट में क्या था? पर्सन हु मे रिक्वायर टू कलेक्ट द डेटा, ठीक है। कौन कौन सा पर्सन कलेक्ट कर सकता था 1920 एक्ट में? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज, पुलिस स्टेशन और रैंक सब इंस्पेक्टर और एबो। ये इतने ऑफिसर आपका डेटा कलेक्ट कर सकते थे। लेकिन 2022 बिल में क्या है? कौन कौन से ऑफिसर आपका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल और एबो। यानी कि जो रैंक है यहाँ पे 1920 में कौन सा रैंक था? सबसे एटलीस्ट रैंक सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये आपका कलेक्ट कर सकते थे। लेकिन 2022 बिल में क्या है? रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल भी आपका डेटा कलेक्ट कर सकता है, और उसके ऊपर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। हेड वार्डन ऑफ प्रिजन, ठीक है, ये भी आपका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2022 बिल में लाया गया है इस प्रोविज़न को। अब यहाँ पे बात आता है जो डेटा कलेक्ट होगा वो कौन कलेक्ट करेगा? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो डेटा कलेक्ट होगा वो एनसीआरबी डेटा कलेक्ट करेगी, एनसीआरबी डेटा कलेक्ट करेगी। अब पूछोगे सर एनसीआरबी क्या है? तो एनसीआरबी जो है वो है द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो एनसीबी द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये एक गवर्नमेंट ऑन एजेंसी है जो कि डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है, डेटा कलेक्ट करती है प्रिजनर का, कल्प्रेट का, ये सब। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है जो बिल अभी 2022 में पास हुआ है। क्या रोल है इसका? द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी विल बी सेंट्रल एजेंसी मेंटेन द रिकॉर्ड, इट विल शेयर द रिकॉर्ड। किसके साथ अब रिकॉर्ड शेयर किया जा सकता है? डेटा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ, स्टेट या यूटी के साथ, जो वहाँ का मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा स्टेट और यूटी का, या फिर सब इंस्पेक्टर, वो सब। नोटिफाई एजेंसी टू कलेक्ट और प्रिजर्व एंड शेयर द डेटा विथ रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन। ना अब यहाँ पे बात आता है कि कब तक डेटा कलेक्ट किया जाएगा, कितना दिन तक, हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग डेटा विल बी स्टोर्ड। तो कितना दिन तक डेटा स्टोर्ड रख सकता है एनसीआरबी। ना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और फनी पॉइंट भी है, इस चीज को देखिएगा। द डेटा विल बी रिटेन्ड इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट फॉर 75 ईयर्स, इस नंबर को याद रखिएगा, ठीक है। रिकॉर्ड विल बी डिस्ट्रॉयड। अब क्या? अब यहाँ पे देखिए, रिकॉर्ड तो स्टोर हो गया, अब क्या डिस्ट्रॉय भी हो सकता है रिकॉर्ड। अगर मान लीजिए कि कोई जेल गया, कोई अगर कोर्ट उसको कल्प्रिट डिक्लेयर कर दिया और वो जेल गया, ठीक है, तो उसका डेटा तो स्टोर हो गया।
अब उसका डेटा बाद में वो रिहाई हो गया, बाइज्जत बड़ी हो गया, तो क्या उसका डेटा डिलीट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, उसका डेटा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। रिकॉर्ड विल बी डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ पर्सन हु आर एक्विटेड आफ्टर ऑल अपील और रिलीज्ड विदाउट ट्रायल। ठीक है, तो जो रिलीज हो जाएगा उसका डेटा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। However, in such cases, a court or magistrate may direct the retention or detail after the recording reason of in writing. उनको लिखित में देना होगा कि इसका डेटा डिलीट कर दो, तो एनसीआरबी जो एजेंसी है वो उनका डेटा डिलीट कर देगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक फनी पॉइंट है। ठीक है, क्या है फनी पॉइंट? देखिए, डेटा कितना दिन तक स्टोर किया जाएगा? 75 ईयर्स। इंडियन का एवरेज एज क्या है? 65 to 80। 65 to 80 एवरेज एज है इंडियन का। ठीक है, 65 to 80 इंडियन का एवरेज एज है। डेटा कितना स्टोर किया जा रहा है? 75 ईयर्स तक। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? तो इस वीडियो का अंत होता है यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।